आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से अवामी और अहम तरीन सियासी खबरें। पाकिस्तान के अंदर खुश्क साली का अलर्ट जारी हो गया है। आप मेट ऑफिस की इस रिपोर्ट को देख रहे होंगे जिसके अंदर बताया गया कि इस साल 40% बारिशें हुई हैं कम। सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के हिस्सों के अंदर, केपी के अंदर और पंजाब के अंदर अमलन बाज़ हिस्सों में खुश्क साली का अलर्ट है। सूबों की तरतीब अगर आप देखें तो सिंध के अंदर सबसे कम बारिशें हुई हैं 60% के करीब, उसके बाद बलूचिस्तान है, फिर केपी है, फिर पंजाब का साउथ है, साथ आज़ाद कश्मीर का भी एरिया है जहाँ पे बारिशें कम हुई है, गिलगित बल्तिस्तान। खुश्क साली से क्या असरात मुरतब होंगे? सेहत के मामलात भी हैं, ज़राअत के मामलात भी हैं, मईशत के मामलात भी हैं, एम्प्लॉयमेंट के मामलात भी हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ। हम आपको अफ़गानिस्तान के मामलात भी लेके चलेंगे। अफ़गानिस्तान दर्द सर बन गया है पाकिस्तान के लिए। हम ये तय नहीं कर पा रहे कि हमारा दोस्त है या दुश्मन है या जिसको कहते हैं फ्रेनेमी है, यानी फ्रेंड भी है और एनिमी भी है। सादिक साहब जो पाकिस्तान के खुसूसी एलची हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, उन्होंने अच्छी बातचीत की और हमें बताया गया है कि अब एक फ्रेमवर्क डेवलप हो गया है जिसके ज़रिए वहाँ से बैठ के जो दहशतगर्दी के मामलात पाकिस्तान की तरफ आते हैं और बॉर्डर के अंदर आपको हमेशा मसले नज़र आते हैं, तुरखम बंद रहता है, ट्रेड मुतासर होती है, ये मामला तय हो रहे हैं। इसके बदले पाकिस्तान ने क्या ऑफ़र किया है? सुमेरा खान हमारी नुमाइंदा खुसूसी समा टीवी हमें ज्वाइन करेंगी इस मामले पर। सियासी मामलात भी हम सामने रखेंगे। इंजीनियर खुर्रम तस्गीर खान साहब और वलीद इकबाल तहरीक इंसाफ की तरफ से, खुर्रम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हमसे बात कर रहे होंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये तजवीज़ दी है कि 1 महीने के अंदर कौमी सलामती की जो खुसूसी नशिस्त थी उसका दोबारा एहतमाम किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसरार कर रही है कि जब तक इमरान खान रिलीज़ नहीं होंगे कौमी सलामती को आप पसे पुश्त ही रखें। इस पर भी बात करेंगे। अफ़गानिस्तान से जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की मईशत और माशरत और दिफा और खारजा पॉलिसी से, सुमेरा ने हमें ज्वाइन किया है। सुमेरा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया दरिया साहब। ये फरमाइएगा कि सादिक साहब का ट्रिप जो है गैर मामूली तौर पर कामयाब खबरों वाला ट्रिप हमें लग रहा है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मामला जिसके ऊपर तालिबान से ना हम इंगेज कर पा रहे थे ना वो इंगेज कर रहे थे, वो हमें तय होते हुए नज़र आते हैं। तो इसकी चीज़ा जो अचीवमेंट्स हैं इस ट्रिप के हवाले से वो ज़रा बताइएगा। फिर कोई 3-4 सवाल है मेरे पास। जी गो अहेड। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो एम्बेसडर मोहम्मद सादिक खान की आपने बात की। अफ़गानिस्तान उमूर पर एम्बेसडर आसिफ दुरानी की तरह ही वो एक नुमाइंदा खसूसी हैं पाकिस्तान के। वज़ीर आज़म ने उनको अभी दोबारा तैनात किया था हाल ही में, तो उम्मीद नज़र आई थी कि ये जिस तरह की अथॉरिटी माने जाते हैं अफ़गानिस्तान में तो ज़रूर कोई ना कोई आइस ब्रेकिंग होगी। अभी क्विकली मैं आपको ये बताती हूँ कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो इदारा जाती रवाबित हैं, यानी इंटर डिपार्टमेंटल जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के हैं, उसका एक जॉइंट एक वो होता है, ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको दोबारा फाल करने के लिए मुफस्सल प्लान तैयार किया गया है। अभी ज़राए के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो पाक अफ़गान मुश्तरका कोऑर्डिनेशन कमेटी और JCCI इजलास जल्द बुलाने पर इतफाक़ किया गया है। JCC इजलास 15 अप्रैल से पहले काबुल में होगा। नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादिक सिविल और अस्करी हुकाम के साथ काबुल जाएंगे। ज़राए के मुताबिक ये भी है कि तिजारत और माशी ताउन का प्लान जो है वो और इसके फ़रोग़ का लाया अमल जो है वो मुरतब किया गया है और तरजीही बुनियादों पर तिजारत का जो मुआहिदा है, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, जिसके ऊपर काफ़ी अरसे से कोई बातचीत नहीं हो रही थी, उसके ऊपर मुत्तफिक हो गए हैं कि पाक अफ़गान वज़राए तिजारत के मुशावरत जो है वो ईद से पहले होगी। ईद के बाद अफ़गान वज़ीर तिजारत जो है नूरुद्दीन अजीज़ी वो पाकिस्तान आएंगे। दिस इज़ अ बिग डेवलपमेंट। और ज़राए के मुताबिक ये भी है कि नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादिक ने दहशत गर्दी के मामलात अफ़गानिस्तान के साथ वाज़ेह तौर पर उठाए हैं। तमाम तर सबूत अफ़गान हुकूमत के सामने रखे हैं, बशमूल जाफ़र एक्सप्रेस में जो आपने देखा तमाम तर दहशतगर्द जो थे वो अफ़गान सरजमीन से मुंसलिक थे और उनकी पनागाहों का मामला भी अफ़गान हुकाम के सामने रखा है। ये भी आपको बताती चलूँ कि ज़राए कहते हैं पहली बार TTP के मामले पर, फितनाल ख्वारिज के मामले पर अफ़गान हुकाम के जो रवैया है उसमें ज़रा लचक नज़र आ रही है। और सादिक साहब जो काबुल वापस आए हैं तो वो एक अच्छी न्यूज़ इस तरह से लेकर आपने आइस ब्रेकिंग का जिक्र किया, ये अहम खबरें हैं, लेकिन इस तमाम मामले का निचोड़ ये है सिंसियरिटी का कि जो अफ़गानिस्तान से मामलात चल रहे हैं दहशतगर्दी के, हमें याद है कि DGISPR ने अपनी ब्रीफिंग में कहा था कि वहाँ पर बेसिस डेवलप हो गई हैं
और तमाम ममालिक जो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं वो उन बेसिस से ऑपरेट करते हैं। तो मामला सिर्फ केपी का नहीं है, मामला बलूचिस्तान का भी है। तो ये जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, तालिबान की तरफ से इसके ऊपर कितने ताउन की हमें जमानत दी गई है, इसका पहले अगर आप तज्जिया करके बताएं तो। इसका अगर आप मुझसे तज्जिया पूछेंगे तलत साहब, तो तज्जिया अभी भी यही है कि अफ़गान तालिबान या जो इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान है वो इस मामले पर अभी भी कोई ज़मानत नहीं देगी। ये मैं आपको अभी से बता रही हूँ। अभी तो एक तरह से सादिक साहब ने एक इनिशिएशन शुरू की है एक सब्जेक्ट की, क्योंकि काफ़ी अरसे से ख़त्म था। लोग ये समझ रहे हैं कि शायद तोरखम की बंदिश के बाद इन लोग थोड़ा सा इन्होंने अपने रवैये में लचक का इजहार किया। नहीं, तोरखम एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये बंदिश और ट्रैफिक का खुलना, तिजारत का बंद होना फिर खुलना, ये मामूल के मुताबिक है। मगर बात जो सबसे बड़ी टेक अवे मेरे लिए है इस काबुल के दौरे से वो ये है कि सादिक साहब एक इंतहाई मखदूश हालात में गए थे, जबकि पाकिस्तान ने इनके अभी 31 मार्च की डेडलाइन दी हुई है। इनके जो ACC होल्डर्स हैं, अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स, उनको वापस जाने का कहा गया कि 1 अप्रैल आप किसी भी तरह वापस जाए। अब इन हालात में अगर सादिक साहब ने दहशतगर्दी का मामला उठाया है तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि 11 सूबों में से 6 सूबे ऐसे हैं जिसमें खोस्त, पख्तिया, पख्तिका, निंगरहार, जाबुल और नीचे अगर बलूचिस्तान की तरफ जाए तो कंदहार और हेलमंद, ये वो सूबे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में आग बर्पा कर रखी है। यहाँ पर हॉट स्पॉट्स हैं और इनमें मेरी इतलात के मुताबिक ज़्यादातर अफराद वो रिक्रूट किए गए हैं पाकिस्तान में शोरिश के लिए, जिनको रिसेंटली पाकिस्तान से भेजा गया था ये सारे रिपैट्रिएशन प्लान में। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान की हर गली, हर कूचे से, हर मोहल्ले से वाकिफ है। तो वो जो एक स्ट्रीट व्यू होता है दहशतगर्द के लिए, वो एक बड़ी आसानी से वो तमाम रिपैट्रिएटेड लोग उनको पाकिस्तान के लिए, ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए बड़ा मखमसा ये है कि ठीक है, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट तो हमने कर ली, लेकिन दहशतगर्दी का पहिया मुसलसल घूम रहा है। और हमने कौमी सलामती की कमेटी के अंदर ब्रीफिंग्स का हाल भी जाना, वाज़ेह अंदाज से बताया गया कि हम एक्शन लेंगे और सख्त एक्शन लेंगे। तो इस दौरान हम क्या समझें कि दहशतगर्दी के मामले के ऊपर जो हमने एक्शन लेना है, और बाज़ तो हमें मुस्लिम लीग नून के मामलात से जानकारी रखने वाले बता रहे हैं सोर्सेज कि हम बॉर्डर पार भी जाएंगे, पहले भी हम जा चुके हैं। तो हमने क्या उसको अभी पोस्टपोन किया हुआ है, या आपके ख्याल में टॉक तो होती रहेगी, लेकिन अगर दहशतगर्दी को हमने रिटेलिएट करना है तो वो पॉलिसी भी चलती रहेगी? व्हाट इज़ योर टेक? I think दहशतगर्दी की रिटेलिएशन इज़ नाउ अ डिफरेंट सब्जेक्ट फॉर द मिलिट्री ऑफिशियल्स ऑफ पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक चैनल जो दुनिया भर में होता है। डिप्लोमेसी भी चलती है, मगर जंग भी चल रही होती है, या स्कर्मिशेस भी चल रही होती हैं। अभी हो गई है जो मेरे हिसाब से आई थिंक रमज़ान मुबारक के महीने के तकद्दुस का ख्याल रखा जा रहा है, और रमज़ान मुबारक के अंदर ही आप देखिए 31 मार्च को ही डेडलाइन है तमाम अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के लिए, और ईद वुड बी ओवर। तो आई थिंक वो जो काइनेटिक हमारा एक नॉन काइनेटिक के साथ साथ और डिप्लोमेटिक के साथ साथ काइनेटिक फेज वुड बी इनिशिएटेड, क्योंकि इससे पहले भी अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने एक ऑफ द रिकॉर्ड स्ट्राइक की थी जिसको सरकारी सतह पर माना नहीं गया, मगर उसके अंदर प्रिसाइजली पाकिस्तान ने बहुत मतलूब दहशतगर्द कमांडर्स को और उनके खासतौर पर खोस्त और पख्तिया में, बरमल में इनके बड़े हाइड आउट से जिनको पाकिस्तान ने तबाह किया, और उसमें दाइश के लोग भी जो हैं वो मारे गए। आई थिंक पाकिस्तान की क्लैरिटी है, और यही मैसेज अभी सादिक साहब ने दिया। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पिछली मरतबा भी सादिक साहब काबुल में थे जब वो स्ट्राइक की गई है, और पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्राइक्स भी आपको पता है कि वो बड़े प्रिसीजन पे बहुत काम करते हैं। तो आई थिंक कि ईद के फ़ौरन बाद वी विल सी सम एक्शन अक्रॉस द बॉर्डर भी, जो मेरी इतलात अभी तक बता रही हैं कि उसके अलावा चारा नहीं है, क्योंकि TTP मुसलसल एक हॉट बेड के तौर पर अफगानिस्तान को यूज़ कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। हम आपको ये बताते चलें कि हमारी जो मालूमात है उसके मुताबिक बलूचिस्तान और KP के अंदर एक हाई अलर्ट भी मौजूद है। ईद तक का जिक्र किया सुमेरा ने, वो दुरुस्त है, लेकिन ईद आने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, तो देखना होगा कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से कहीं और कोई दहशतगर्दी की वेव तो नहीं आ रही पाकिस्तान की तरफ 31 मार्च से पहले। सो वी आर ट्यून्ड इनटू दैट। हमारा प्रोग्राम जारी है, अगला हिस्सा होगा सियासी मामलात में। पाकिस्तान तब तक सही तरीके से नहीं चल सकता जब तक आपने सियासी बिगाड़ को दुरुस्त नहीं किया, और सियासी बिगाड़ जो है रोज़ बरोज़ बिगड़ता ही चला जा रहा है। कौमी सलामती के मामलात हों या ये ख़तरात हों जिनके अंदर पाकिस्तान घिरा हुआ है,
कौमी सलामती जैसे मामलात भी सियासत की नज़र हो रहे हैं। हम जानना ही चाहते हैं कि क्या अगली मरतबा अगर कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ या उससे पहले ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके अंदर शिरकत करेगी या नहीं करेगी? हमारे पास इंजीनियर खुर्रम तस्गीर खान साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से उनका शुक्रिया, और वलीद इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। मैं ज़रा वलीद साहब से बात का आगाज़ करना चाहूँगा। वलीद साहब, क्विक फायर आपसे अगर मैं पूछ पाऊँ, अगर मुख्तसर जवाब दीजिएगा कि अगली मरतबा अगर आपको पहले वाला मौका मिला जिससे आपने फ़ायदा नहीं उठाया और कुछ आप पर तनकीद भी हुई और आपने ज़ाहिर है उसका दिफा भी किया, कौमी सलामती की मीटिंग में ब्रीफिंग अटेंड करने का, तो क्या आपकी पार्टी इस मरतबा अगर मौका मिलता है तो उसमें शिरकत करेगी या नहीं? आपकी सोच क्या है? देखें जी, मैं दोहरा सकता हूँ एग्जैक्टली वही जो पिछली मरतबा हुआ। पीटीआई की तरफ से भले उसको रिपोर्ट जिस तरह भी किया गया हो, पीटीआई की तरफ से कोई चेंज ऑफ माइंड नहीं हुआ था। पीटीआई की जो बाज़ाब्ता फ़ैसला था वो यही था कि हमारी शिरकत मशरूत होगी, और उसको मशरूत किया गया था बानी चेयरमैन इमरान खान साहब से मुलाकात से, ताकि उनकी रहनुमाई और इनपुट लेकर उस मीटिंग में शिरकत की जाए, ताकि वो मीटिंग मानी खेज़ हो और उसमें कंस्ट्रक्टिव या मुस्बत बात जो है वो हो सके, ना कि बगैर किसी रहनुमाई के। और ऐसी कोई वो और ज़्यादा बात का बतंगड़ बनता अगर वहाँ कोई जाके बात कर दी जाती और हमारे चेयरमैन बाद में उसको मुस्तरद कर देते। तो वो मशरूत थी, और किसी ने ये क्योंकि नामों की लिस्ट पहले चली गई, उसको ये तासुर दिया गया कि जी हमने आमादगी का इजहार किया। नामों की लिस्ट तो भेजने का मकसद था कि दफ्तरी औकात में भेज दी जाए क्योंकि रमज़ान है। अब रात को 1 बजे फैसला होना था, तो उस वक्त तो नहीं स्पीकर ऑफिस ने खोला होना था, लेकिन बिल बर वक्त तहरीरी तौर पर वो भेज दिया गया था रिक्वेस्ट कि जी हमें रसाई दी जाए। तो अगली मीटिंग में भी यही होगा कि बर वक्त रसाई अगर हुई ठीक और एजेंडा हमें मालूम हुआ तो उस पर रसाई और रहनुमाई ले लेंगे और जरूर शिरकत करेंगे। हमने शिरकत से इनकार तो उस वक्त भी नहीं किया था, सिर्फ उसको मशरूत किया था। अच्छा, वो इसमें ज़रा कोर्ट ने भी अब मैंडेट कर दिया कि आपकी 2 मुलाकातें तो हैं, उसके ऊपर मीडिया रिपोर्टिंग की कदगन है। और दूसरा वैसे कमाल बात यह है कि आपकी जमात जो है उसका जो ऑफिशियल बयानिया है वो बगैर रहनुमाई के चल रहा है। आज मैं अलीमा खान साहबा का बयान देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा जी कि हमारे जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उसके ऊपर जो भी मवाद जाता है उसका ताल्लुक इमरान खान से नहीं है, इमरान खान कोई हिदायत नहीं देते, ना ही मैं हिदायत देती हूँ। तो आपकी पार्टी का जो ऑफिशियल बयानिया है वो बगैर रहनुमाई के चल रहा है, लेकिन कौमी सलामती के इजलास में शिरकत जो है वो रहनुमाई से मशरूत है। एक्चुअली जी, मैंने अलीमा खानम साहिबा का बयान या वो क्लिप या जो भी जिसका आप हवाला दे रहे हैं, मैं उससे वाकिफ़ नहीं हूँ। मुझे जहाँ तक इल्म है, चूँकि मैं पार्टी की तर्जुमानों की टीम में हूँ और हमारी रोज़ मीटिंग होती है, मुझे जहाँ तक इल्म है कि पीटीआई के हैंडल से कोई अगर ट्वीट हो तो जाहिर है पीटीआई की लीडरशिप जो इस वक्त रिहा है उसकी उसमें इनपुट ज़रूर होती है या हो सकती है। अगर इमरान खान साहब के नाम से कोई ट्वीट होती है तो वो उन्होंने कुछ ना कुछ उसमें कहा होता है जिसकी बुनियाद पे वो होती है और वो ऑथेंटिक होती है। ठीक है जी, हम 2 मुख्तलिफ हैंडल है ना, इमरान खान साहब का ट्विटर हैंडल है और पार्टी का ट्विटर हैंडल, पार्टी का ट्विटर हैंडल, वो खैर सबकी बात करी थी। मैं चाहूंगा कि मैं लेकिन जी गो अहेड। लेकिन फिर जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी तूफान बदतमीज़ी हो रहा है फलां अकाउंट से या वो दहशतगर्दी के वाक़े के ऊपर अटैक हो रहे हैं हमारे इदारों पर बहुत से अकाउंट्स का हवाला देकर, अब ये अकाउंट्स जो चलाते हैं वो हमारे सपोर्टर जरूर होंगे लेकिन हमारे नौकर तो नहीं है, उनको तो हम नहीं मजबूर कर सकते कि यार ये कहो और वो ना कहो। अच्छा, मैं चाहूँगा मेरे प्रोड्यूसर जो है आपके मोबाइल के ऊपर भिजवा दें वो क्लिप, और हम जिस दौरान खुर्रम तस्गीर साहब से बात कर रहे हैं आप उसका जायज़ा ले लें, फिर उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। बिलाल भुट्टो ज़रदारी ने, आप खुर्रम साहब भी ये कहा है कि आपको हर हाल में मनाना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अफगानिस्तान के अंदर आपने तालिबान के साथ हम इंगेज किए हुए। मैं आपका बयान भी आज पढ़ा था कि बलूचिस्तान के अंदर डायलॉग की बात भी आपने की है, दहशतगर्दों से आपने डील करने की भी बात की है, लेकिन डायलॉग की बात की है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मनाना जो है वो अब आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। मनाना हमने ये क्यों उठे हुए हैं ये, उनका लीडर आपने जेल में डाला हुआ इसमें। तो देखिए ये जो अवाम की दी हुई जिम्मेदारी है उससे इसलिए फरार हासिल कर देंगे कि इनका लीडर जेल में है,
क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं कि ये वहां जाके गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करें या अपना कोई अल्टरनेटिव दें? 12 साल से इनकी केपी में हुकूमत है, कोई इंसाइट इन्होंने गेन नहीं की उन 12 सालों में कि जनाब दहशतगर्दी कैसे लड़ना, या जो इजला हैं, जो कबायली इजला जम हुए थे, उनसे इन्होंने कोई इंसाइट्स हासिल नहीं की। लगता तो यही वजह कोई नहीं की, लेकिन बहरहाल एक ड्यूटी है उनकी कि वो आए। और इमरान खान साहब वो शख्स है, मैं बड़ी दिलचस्प बात है कि 2021 में भी ऐसी 2 मीटिंग्स हुई, बतौर वजीर आजम उन्होंने तशरीफ लाना मुनासिब नहीं समझा। यानी जिस पॉलिसी को डिस्कस करने के लिए उस मुल्क का वजीर आजम जो है वो आने से इनकारी था, लिटरली इनकारी था कि जी मैंने जाके वहां ऑपोजिशन में नहीं बैठना। तो ये सवाल यही है कि ये मनाने का इशू नहीं है, इनके ऊपर भी जिम्मेदारी है, हम इनको फिर दावत देंगे कि ये आए। और जो ओवरऑल देखिए ये जो इस वक्त फॉर्मेट है इस कमेटी का, मैं अपनी जाती राय दे सकता हूं कि वो फैसला साजी में बिल्कुल भी सूदमंद नहीं है। इसको आपको महदूद करना होगा। ये 100-125 लोग या 80 लोग बैठ के, लेकिन उसके लिए तो नहीं कर सकते। देखें, उसके लिए तो एनएससी मौजूद है, जो फैसला साज एनएससी की मैं बात कर रहा हूं, वो आपकी हुकूमत ने उसको नहीं। तो ये है ना, तो मैं आपके तवज्जुह से ये तजवीज़ है कि एनएससी को एक्टिव करें। उसके बाद अगर चाहें कि पार्लियामान को इत्मीनान में लेना है तो तमाम पार्लिमानी लीडर्स को मदऊ करें, तमाम जमातों के, ऑपोजिशन और सबको बुलाएं और उनके साथ शेयर करें कि एक्चुअली वो क्या हकायक हैं जिनकी बुनियाद पर ये फैसले होने हैं। इतनी बड़ी मीटिंग में जो है लिटरली सिर्फ तकरीर हो सकती है। चले एक आप मूड को गेज कर सकते हैं, लोगों का कैथारसिस हो सकता है, उनको ब्रीफिंग मिल सकती है उसकी, लेकिन कंसेंसस क्राफ्टिंग जो है ना जी, वो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि हुकूमत जो है जब पीटीआई के साथ बात करती है तो वो अपोजिशन के तौर पे बात कर रही होती है। जिस तरह पीटीआई ताकत में है और आपने उनको लिताड़ना है, और आपको पता है कि मीटिंग में उनकी गैर मौजूदगी की वजह से मसाइल की तरफ हम ज्यादा जा रहे हैं, हल की तरफ नहीं। दिस इज अ डिवाइडेड नेशन, तो जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। नहीं, जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है और मैं फिर कहूंगा कि हमें उनसे बात करनी है। लेकिन जो ज्यादा कमी है नैरेटिव बिल्डिंग में, वो पीटीआई की गैर मौजूदगी से नहीं हुई, वो क्लैरिटी की कमी से हुई। ये बात बार बार रोजाना आवाम को करनी है कि निहत्ते पाकिस्तानियों के, मासूम पाकिस्तानियों के कातिल की वजह महरूमी नहीं हो सकती। हकाइक जो हैं वो ये कहते हैं कि जनाब आपको हकूक नहीं मिले, इसकी ये वजह नहीं कि आप जाके पाकिस्तानियों का कत्ल करना शुरू कर दें। तो लिहाजा वहां जो क्लैरिटी है तशद्दुद के खिलाफ, वायलेंस के खिलाफ, वो अलहदा आनी चाहिए। और ये बात कि हमें बलूचिस्तान के जो सियासी इशूज हैं उन पर बैठकर बात करनी है। और ये तमाम, बल्कि पीटीआई को भी दावत दें, कोयटा जाकर बैठे और वहां जाकर बात करें कि जनाब यहां क्या मामला है। सूबाई असेंबली से जाकर बात करें, वहां भी नुमाइंदे मौजूद हैं, वहां जाकर सबकर बैठेंगे। यहां एक बड़ी एयरलेस सी डिस्कशन हो रही है जो मैं देख रहा हूं कि जी ठीक है जी, ऑपरेशन तो ऑफकोर्स एक हिस्सा है और होना है, लेकिन जो उसके आगे जो दो चीजें भी हैं जो तीनों बैक वक्त करनी होती हैं। आपने लड़ाई भी लड़नी है, आपने मुज़ाकरात और सियासी जो मामलात उन पर बात करनी है, और तीसरा जहां हुकूमत में अभी बहुत एक स्पेस मौजूद है, आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक, वो तीनों दो काम नहीं हो रहे। फिलहाल सिर्फ इस पर बात हो रही है कि ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। वली साहब, आपकी जमात के पास एक बहुत अहम मौका भी मौजूद है। जिस तरह खुर्रम साहब भी कह रहे थे कि अगर वैक्यूम आपको नजर आता है बहस के हवाले से तो अपने तजर्बात आप शेयर कीजिए केपी से। आप सिर्फ बैरिस्टर साहब जो बैठे हुए हैं उनके ट्वीट्स के ऊपर तकिया ना कीजिए, कौमी बहस के अंदर शिरकत कीजिए। उसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, उसको आप डिफाइन कर सकते हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारी भी तो निभा सकते हैं ना। तो तमाम चीज़ों को इमरान खान के साथ मुलाकात पर मशरूत करना, यानी आप एक स्ट्रेटेजिक इशू को एक बहुत ही प्रोसीजरल मामले के साथ जोड़ रहे हैं। नहीं जी, नहीं। देखिए, बात सारी ये है कि इस पे बहस तो हो सकती है, कोई इससे एग्री करे या ना करे। हमारा मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह है। नंबर एक कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन और सबसे बड़ी सियासी जमात जो है वो पीटीआई है, और सबसे क्रिटिकल जो एक सूबों में से दो जो इस वक्त निशाना बने हुए हैं दहशतगर्दी का, उसमें से एक में उसकी हुकूमत भी है। लेकिन जो पार्टी की जो साइज़ है, जो पार्टी की पॉपुलैरिटी है, उसका सारा जो दारोमदार है वो हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब पर है। और उनकी राय के बगैर ऐसी किसी भी क्रिटिकल मीटिंग के अंदर शिरकत करना जो है वो मानी खेज नहीं हो सकता। ये इशू मैं एक सवाल और वो उस पिछली मीटिंग में भी उसमें शिरकत ना करने का सवाल ये है जी कि फिर उसके बाद जो वजीर आला केपी ने
तालिबान के आगे लेट जाने का बयान दिया है कि जी हम इनसे नहीं लड़ सकते, ये 40,000 लोग हैं, इनसे आप बात ही करें, हम इस काबिल नहीं हम इसे लड़ सकें। तो फिर क्या उसमें वो बानी चेयरमैन की मर्जी से वो बयान दिया गया कि हमने तालिबान से नहीं लड़ना, हम इस काबिल ही नहीं है कि हम लड़े, हम कमजोर, उन्होंने यहां तक कहा कि हम कमजोर हैं। तो क्या उस बयान में भी इमरान खान की जो है वो पूरी मुशावरत शामिल थी कि हाँ जी ये पॉलिसी बयान है केपी की हुकूमत की तरफ से? मेरे ख्याल में उसको आप बहुत ज़्यादा एक एम्पलीफाई या मैग्नीफाई कर रहे हैं। अगर मैं वो एक आप इजाज़त दें वो मैं एक इस्तिलाह यूज़ कर लूँ कि जी इस बयान में जिसका आपने जिक्र किया है, वंस अगेन मैं बराह रास्त वो बयान नहीं सुना, लेकिन शायर उसमें क्या कहना चाह रहा है जिसे कहते हैं ना, वो यही है कि ऑपरेशन की वो हिमायत नहीं करते या महज एक ऑपरेशन के ज़रिए इस मसले का हल, जिसे कहते हैं काइनेटिक एक्शन के ज़रिए जो है इस मसले का हल जो है वो नहीं हो सकता। और बाय द वे इसके लिए मैं समझता हूँ और मैं क्रेडिट देता हूँ, कुछ ऐसे जरीदे हैं जो बड़े अच्छे आजकल तज्जिए शाया कर रहे हैं। परसों के अखबार में डॉन में आमिर राना साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त तज्जिया था जो कि बैनुल-अक़वामी एक्सपर्ट्स जो हैं जिन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी के ऊपर बहुत रिसर्च की है और 286 सफ़े की एक रिपोर्ट के हवाले देते हुए उन्होंने बताया है कि दुनिया भर का तजर्बा क्या रहा है काउंटर इंसर्जेंसी की मामलात के ऊपर और काइनेटिक ऑपरेशंस के और पॉलिटिकल जो एक्शन है उसकी कॉम्बिनेशन या एक का ज़्यादा होना और दूसरे का कम होना के नताइज क्या निकले हैं। तो उसी तरह बहुत से कोई 36 केसेस में से उन्होंने बताया कि काइनेटिक एक्शन मेरा सवाल है वो चलिए आपके 2024 के इंतखाबात में आपके बकौल खैबर पख्तूनख्वा में तो डेमोक्रेसी का डिनाइल नहीं हुआ ना, आपकी हुकूमत आ गई, उसके बावजूद वहां दहशतगर्दी क्यों हो रही है? मैं ये जानना चाहता हूं। वहां तो कोई डेमोक्रेसी का डिनाइल नहीं है ना। चले बलोचिस्तान में हम सब समझते हैं कि ये इशू होगा, जब केपी में नहीं है तो वहां इतनी भयानक टेररिज्म क्यों हो रहा है? कोड़ा खटक में क्यों मर्डर हुआ और बन्नू में तो पूरी तरह रियासत को चैलेंज किया गया। अब वहां तो डेमोक्रेसी का डिनाइल नहीं है, वहां तो प्रोसेस मौजूद था और जो आपके ख्याल में आपके दावे के मुताबिक जो पॉपुलर पार्टी थी उसकी हुकूमत बन गई, उसके बावजूद बन्नू में इतना भयानक धमाका हुआ और उसके बाद कोड़ा खटक में इतना भयानक अटैक हुआ, वो क्यों हो रहे हैं? हाँ जी, मैं आपको बता देता हूँ जी कि उसमें डेमोक्रेसी का डिनाइल जो है वो आई थिंक आप एक जगह को आइसोलेट करके नहीं कर सकते, आपको बहैसियत मजमूई भी देखने की ज़रूरत है कि 8 फरवरी को बहैसियत मजमूई किस तरह से डेमोक्रेसी का डिनाइल हुआ। और मेरे ख्याल में ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा सानिया है उसका तो आप जिक्र ही नहीं कर रहे और वो हुआ जाफ़र एक्सप्रेस के साथ जो और वो दुनिया की तारीख में ये दूसरा वाक़या है। सैकड़ों हवाई जहाज़ तो हाईजैक हुए हैं लेकिन ट्रेनें सिर्फ 2 ही हाईजैक हुई हैं, एक नेदरलैंड्स में हुई थी 1977 में और एक अबूजा जिसमें 54 पैसेंजर थे और एक अब हुई है पाकिस्तान के अंदर जिसमें 450 पैसेंजर्स थे जिनको यरगमाल जो है वो बना लिया गया। और आप अगर आप आई डोंट नो अग्री करते हैं या नहीं करते कि बलूचिस्तान में एक नुमाइंदा हुकूमत भी है या नहीं है, या वहां पे शॉट्स कौन कॉल कर रहा है और वहां पे नुमाइंदा हुकूमत है। अच्छा, और सिर्फ ये है और बात सारी ये है मैं 150 पुलिसमैन मार दिए मैं सिर्फ तो वो ये नहीं है। मैं सिर्फ जी अगर ये बहस बहुत लंबी है, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर गंडापुर साहब के बयान का इन्होंने कहा है वो बयान सिर्फ क्या है कि जी हम ऑपरेशन को अपोज करते हैं, दैट इज ऑल। अच्छा ठीक है पुलिस साहब, लेकिन वो जो आपने स्टडी और महज ऑपरेशन को एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स को एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स ऑन इट्स ओन मसले को हल नहीं कर सकता और करता है तो टेम्परेरीली करेगा। जिस स्टडी का आपने जिक्र किया उसमें जो तीसरा एलिमेंट है जो बहुत ही अहम एलिमेंट है, जो डिफाइनिंग एलिमेंट है, वो एलिमेंट ये है कि जिन इंसर्जेंसीज को बाहर से सपोर्ट मिलती रही वो कामयाब हुई, उनका सर कुचलना मुश्किल हुआ, बशमूल 1971 के अंदर जो पाकिस्तान में हुआ। जिन इंसर्जेंसीज की बाहर की सपोर्ट नहीं थी उनको टैकल करना आसान है, जो हमें असल इशू की तरफ लेके आता है। तो खुर्रम साहब, हमने इसका 3D सोल्यूशन करना है ना, क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी भी उसका मलीदा बन रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत के इदारों के ऊपर ट्रस्ट लेवल जो है, लोग बार बार ये सवाल उठाते हैं और फिर सियासी तौर पर भी ये मामला बढ़ता हुआ जा रहा है। तो हुकूमत के पास क्या कोई ऐसा रास्ता मौजूद नहीं है आपके ख्याल के मुताबिक कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ले, आप मौलाना फजल रहमान के घर में जाके आपके प्राइम मिनिस्टर की तबीयत पूछते हैं, अच्छी बात है, पूछना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर कंसेंसस आप डेवलप करवा लेते हैं PTI के एतराज़ात के बावजूद, लेकिन यहाँ पर एक जमात को लाना है टेबल पर, लेकिन टेबल के ऊपर जो बहस होती है वो इसी किस्म की होती है जो हम यहाँ पे करें, इसके साथ तो नहीं आएंगे टेबल के ऊपर। नहीं, देखिए मैं यही मानता कि हम तो अगर
इनके जहन में वो कौन सा रोग है जिसका इलाज हो रहा है। इनका रोग है इक़्तिदार से महरूमी, वो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। अगर उसके अलावा पाकिस्तान के अवाम की फलाह के लिए, सलामती के लिए, खुशहाली के लिए जो भी तजवीज़ है, हम इनके घर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो ये जिस रोग का इलाज ये चाहते हैं, उसका इलाज हमारे पास वो क्या है? वो यही है कि जी हमें इक़्तिदार दें और इसको बाहर निकाले वानी चेयरमैन को। उस वक्त जबकि पाकिस्तानियों की हम बात हो रही हैं, इनका ये ख्याल है कि जी हमने इसको लेवरेज करना है अपने सियासी के लिए। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, हम पाकिस्तानियों के इशूज के हल के लिए, उनकी जान के लिए, उनकी खुशहाली के लिए हम उनके पास जाने के लिए तैयार हैं। ये इसके ऊपर वापस आइए, क्या वाकईतन वली साहब आपकी जमात जो है सियासी तौर पर इससे फ़ायदा उठाना चाह रही है? इमरान खान के मुकदमात के मामलात भी आप उठाते हैं, मुलाकात के साथ साथ आप ये भी कहते हैं कि उनको वहाँ पर होना चाहिए, उनकी रिहाई भी है। यानी आप सियासी तौर पर अपना जो बारगेनिंग है उसको बढ़ाते हैं कौमी सलामती के मामलात के ऊपर। योर टेक। यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो जून 2024 के अंदर ओपिनियन आता है कि एक अरेस्ट जो है, डिटेंशन जो है, ये आर्बिट्ररी है, ये गैर कानूनी है, ये सियासी है, तो ये हमारी जद्दोजहद तो मुसलसल ये है। और उसको हम मुसलसल जो है यही मुतालबा करते हैं कि जो उनको रिहा किया जाए, ये झूठे मुकदमे जो हैं उनके ऊपर ख़त्म किए जाएं, जो कि ब्लास्फेमी से लेके एंटी टेररिज्म से लेके क्या कुछ के ऊपर हैं। तो यस, और अगर चले मुकदमे चलाने भी हैं, वो तो खुद कहते हैं मैं एक एक मुकदमा डिफेंड करके अपने आप को इस बावजूद इस बोसीदा सिस्टम के निकालूंगा यहाँ से। लेकिन अगर ये इस तरह की मीटिंग्स अहम हैं, और जिस तरह APS के बाद मियां नवाज शरीफ और इमरान खान साहब साथ साथ बैठे हुए थे, ये पेरोल तक के ऊपर उनकी रहाई जो है उसका भी, और कुछ राना सनावला साहब और इस तरह के लोगों ने कहा है कि जी हाँ, इसमें कोई ऐब नहीं है, अगर हो जाए तो अच्छा है। तो हम कह रहे हैं कि उसमें कोई पॉलिटिकल हम माइलेज तो नहीं लेना चाह रहे, हम तो ये तो नहीं कह रहे। क्रिटिकल सवाल जो खुर्रम साहब आपके लिए है, ये जो भी जिक्र हुआ कि आपको भी अपनी तरजीहात दुरुस्त करनी होगी। अगर कौमी सलामती के मामलात इतने ही प्रेसिंग हैं तो फिर आपको भी प्रोसीजर में नहीं फंसना होगा। हम समझते हैं कि मुकदमात चल रहे हैं, हम मुकदमात हैं, इमरान खान को जेल में रखा हुआ है या मौजूद है सज़ा के तौर पे, लेकिन एक तरफ कौमी सलामती है, आपके एलाइज भी कह रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरह कि जी आप उनको साथ लेके आना। दूसरी तरफ ये प्रोसीजर है, देखने जी 190 मिलियन पाउंड का केस है वगैरह वगैरह, आप इसको मौखर कर सकते हैं। क्या कुछ हमने नहीं किया। हमने एक मौके के ऊपर, आपको अच्छी तरीके से याद होगा, जो मौत की कोठड़ी में बंद था MQM का एक बंदा, उसका हमने वीडियो बयान भी रिकॉर्ड करवा के हमने मीडिया के सामने, तो हमने बहुत सारे काम किए हुए हैं। ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये हो जाना चाहिए। मैं अपनी ज़ाती राय दे सकता हूँ, हुकूमत की राय नहीं है कि कंसेंसस आज के वक्त में जब हम बड़े संगीन सूरत है, पसंदीदा ज़रूर है, उसकी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, लेकिन नागुज़ीर नहीं है। हमें आगे बढ़ना है और इसका कला कमा करना है। ये पार्लियामान में मौजूद हैं, ये पार्लियामान में हमें अकाउंटेबल करें, सेनेट में अकाउंटेबल करें, कौमी असम्बली में अकाउंटेबल करें, हमसे पूछें, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन ये जो कि हमें कंसेंसस के बगैर ये समझना कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, ऑलरेडी इनकी तरफ से तो अली अमीन गन्ना पर्सन ने वो, या कहेंगे जी वो वजीर आला नहीं आया, उनका बयान गैर जिम्मेदाराना है, उनकी तरफ से बयान है, अपीजमेंट का बयान है कि ये हम बुज़दिलाना मुसालियत है कि हम तो इनसे नहीं लड़ सकते। अब ये है कि क्या इनकी जो है कंसेंसस हम हासिल करें, तो उसकी वजह से क्या ये खैबर पख्तूनख्वा में आज कौन सा अमर माने है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत फुल ब्लोन एक्शन ना करे उन दहशतगर्दों के खिलाफ। हमसे मदद मांगे कि हम तैयार हैं, लेकिन ये दहशतगर्दी के मामले में ये अपीजमेंट पर यकीन रखते हैं, तो कंसेंसस बहुत अच्छा है, हम एक फिर कोशिश करेंगे। मैं बार बार तजवीज़ दी है, मौलाना के पास भी जाएं, इनके पास भी जाएं, कंसेंसस की कोशिश करें, लेकिन कंसेंसस को अब बहाना नहीं बनाया जा सकता कि चूंकि कंसेंसस नहीं हुआ तो लिहाजा ऑपरेशन नहीं हो सकता, और हम जो दूसरे सियासी अवामिल हैं या जो कम्युनिकेशन है वो नहीं कर सकते। ये हो सकते हैं, कंसेंसस की कोशिश जारी रहेगी, रहनी चाहिए। हमारा प्रोग्राम जारी है। अखबारात में छपने वाली बात तस्वीर परेशान कुन नहीं है, दहला देने वाली हैं। माइटी इंडस कोटरी के ऊपर जब उसकी तस्वीर छपी तो यूँ लग रहा था कि जैसे कोई नाला चल रहा है। साथ ही मेट ऑफिस की तरफ से ये भी खबर आ गई कि खुश्क साली 3 सूबों को तो बराह रास्त हिट करेगी। बारिशें इस मरतबा 40% कम हुई हैं और इसके भयानक नताइज पाकिस्तान के लिए निकल सकते हैं। हसन अब्बास साहब वाटर एक्सपर्ट हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनके बाद हम दानिश बेग साहब से बात करें जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे कि ये मौसमी हालात कब तब्दील होंगे। हसन साहब, लास्ट टाइम जब मैंने आपसे बात की थी तो आपने
तो मुझे पलटा दिया। मेरा तो मुद्दा ये था कि खुश्कसाली है और वाटर स्केर्सिटी है। आप कह रहे थे कि हमारा असल मसला होगा जब पानी ज़्यादा आएगा तो हम उसका क्या करें। जी। लेकिन वो पानी किधर है? माइटी इंडस्ट्री है वो सूखा पड़ा है, तो हमारा तो इमीडिएट मसला तो है ना खुश्कसाली का, कि नहीं है? देखिए, ये जो इंडस में इस वक्त खुश्की है ये आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल नहीं है। आप अपने लिंक कैनाल जाके देखें, दे आर रनिंग फुल। बड़े बड़े कैनाल्स हैं वो सारे दे आर रनिंग फुल। यानी आपका इस वक्त भी टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ एकड़ फीट पानी जो है वो कैनाल्स में डाइवर्ट हो रहा है, विच बिलोंग टू द रिवर। ठीक। तो जो नेचुरल सिस्टम है उसके बीच में ये ब्लिप्स आते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। देखें 2001-2-3 में भी इस तरह का एक ब्लिप आया था, उसमें काफ़ी कम दरियाओं में पानी आया था। और उसके बाद में फिर हमने 2010 के फ्लड्स भी देखे, 2022 के फ्लड्स भी देखे। तो ये एक लॉन्ग टर्म सिस्टम है। देखिए, हाइड्रोलॉजी में ना 2 किस्म के साइकिल्स हैं, एक एटमॉस्फेरिक साइकिल है और एक जो है वो सरफेस वाटर का साइकिल है, और तीसरा ग्राउंड वाटर का साइकिल है, जो आपने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था। जी। जो आपका एटमॉस्फेरिक साइकिल है वो बहुत स्पीड से चलता है। ठीक। उससे स्लो चलने वाला आपका सरफेस वाटर का साइकिल है, और उससे भी स्लो चलने वाला आपका ग्राउंड वाटर का साइकिल है। और ग्राउंड वाटर का साइकिल क्योंकि स्लो है तो इसलिए बहुत स्टेडी है। ठीक। और लास्ट टाइम मैंने आपसे ये बात की थी कि अगर हम ग्राउंड वाटर के साइकिल के ऊपर अपनी वाटर मैनेजमेंट को बतदरीज कन्वर्ट करना शुरू कर दें तो ये जो फास्ट साइकिल्स हैं, क्योंकि आप डिपेंड कर रहे हैं इस वक्त टोटली सरफेस वाटर के साइकिल पे विच इज़ फास्ट, उसमें थोड़ा सा ब्लिप आता है तो आपके डैम्स खाली हो जाते हैं, डेड लेवल पे चले जाते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा पानी आता है तो आप डूबना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे पास मसला ये है कि हमसे जो सामने सीधी वाली चीज़ें हैं वो तो संभाली नहीं जा रही। यानी हमसे ऊपर से बारिशों का मामला है, जो क्लाइमेटिक चेंज है उसके ऊपर हमारा रिस्पांस क्या है, जो हमारा पानी बह रहा है सदियों से उसको तो हम संभाल नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि ज़मीन के अंदर चले जाएं, ज़मीन से ऊपर रहने ज़रा। आप मुझे ये बताएं कि ये कितना सीरियस थ्रेट है। बट वो क्योंकि जो आप मुझे बता रहे हो उससे लगता है कि हम खाम खा पैनिक करते हैं। जी एग्जैक्टली कर रहे हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, देखें जो हमने खुद स्टोरेज बनाई डैम्स की, 3-4 महीने बारिशें कम हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई, सिर्फ कम हुई हैं तो डैम डेड लेवल पे चले गए। अगर आप मज़ीद बना देंगे वो भी बारिशें कम होगी, वो भी डेड लेवल पे चले जाएंगे। लेकिन जो कुदरत ने आपको स्टोरेज बना के दी है, जो ग्राउंड वाटर का साइकिल है, उसमें इस वक्त भी स्टोरेज है और बहुत ज़्यादा स्टोरेज है। 500 मिलियन एकड़ फीट की स्टोरेज इस वक्त आपके पास ग्राउंड वाटर में मौजूद है, जो कि आप टैप नहीं कर रहे। और ये वो स्टोरेज नहीं है जो शहरों के नीचे या खेतों के नीचे है, ये वो स्टोरेज है दरिया के बेड के नीचे है। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी इंडस के केस में दिस वी हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटिगुअस फॉर्मेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जिनमें मिसिसिपी जितने बड़े दरिया, येनिसी, ऑब, लीना, यांगजी, इतने बड़े बड़े दरिया जो उनके नीचे इस तरह का सिस्टम नहीं है जितना आपको इंडस ने बना के दिया है, जिसको हाइड्रोजियोलॉजिकल मिरेकल कहा गया है टेक्निकल लोगों की तरफ से। तो ये क्या एक्सपेंसिव नहीं होगा टेक्नोलॉजी? हमसे तो अपने कैनाल से तो सस्ती है। आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हम प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में ज़रा मौसमियाती तब्दीली पर भी बात करेंगे।